ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 है ये ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, या कई किताबों में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी इसका नाम दे रखा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले पिक्चर मैप सब कुछ कराऊंगी, इमेजेस वगैरह एवरीथिंग, हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। तो बस ध्यान से सुनना, बुक लेके बैठ जाना, प्रॉपर हो जाएगा। आपको रीडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाद में बुक की, बस बुक लेके बैठ जाना लेकिन, ठीक है। अब देखो, जो ये आपको पहला ये दिख रहा है इमेज, ये बेसिकली चाइना का पोस्टर है। जो ये रेड पोस्टर दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है, द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली चाइना की जो आइडियोलॉजी थी वो इसमें दिखाई गई है। दूसरी इमेज देखोगे तो ये इमेज भी चाइना की है। चाइना की जो सिटी है शंघाई, उसकी ये इमेज है, और ये इमेज दिखाती है कि चाइना कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। चाइना की इकोनॉमिक पावर ये पिक्चर दिखाती है, ठीक है। अब बिगिन करते हैं चैप्टर। देखो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कोल्ड वॉर के बारे में, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में, कि कोल्ड वॉर चल रही थी आपकी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो जो यूएसए है वो एक पावर बन गया था उस टाइम पे। तो यूएसए का डोमिनेंस, अमेरिका का डोमिनेंस कम करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज हुए। कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पावर एमर्ज हुए थे अमेरिका के डोमिनेंस को लिमिट करने के लिए। जैसे कि यूरोपियन यूनियन था यूरोप में, एशिया में एशियान था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना की जो इकोनॉमिक राइज थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब देखो, जो ये आपके दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन और एशियान, इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बनाया। और जो इनके हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स थी इनके देशों में, इनके एरियाज़ में जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स थी उनको इन्होंने सॉल्व किया। पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने नेबरहुड में। तो इसीलिए ये दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन और एशियान, ये भी एज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बनने लगी, जिससे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये अमेरिका की डोमिनेंस को 110% कम कर सकती है, कर भी रही हैं आजकल तो, ठीक है। देखो, लेटेस्ट एडिशन है बुक का। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। ध्यान से सुनते जाना, क्लियर होता जाएगा सब कुछ। सबसे पहले सुनो, जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो है इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो वो ब्रुसल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है, देखो ज़रा मेरे को कमेंट में बताना कि यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। देखो, जो ये पर्पल वाली कंट्रीज़ हैं ये ओल्डर मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। फिर धीरे 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 बाकी देश भी इसमें जुड़ने लग गए, तो वो जो ऑरेंज कलर में दिखा रखी हैं वो न्यू मेंबर्स हैं। तो ओल्ड मेंबर्स देखोगे तो फिनलैंड, स्वीडन, आयरलैंड, यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, इटली, माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस। न्यू मेंबर्स में है एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया एंड साइप्रस, ठीक है। अब जो ये यूरोपियन यूनियन है कैसे बनाई, देखो जैसे आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1939 से 1945। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो डेट तो याद होनी चाहिए एटलीस्ट ये, ठीक है। तो अब ये ख़त्म हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो इनकी इकोनॉमीज़ है यूरोपियन देशों की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इनकी इकोनॉमी बिकॉज ऑफ वॉर। तो इनके पास एक क्वेश्चन ऑफ यूरोप एमर्ज होता है यूरोपियन लीडर्स के पास, कि हम अपनी पुरानी ओल्ड राइवलरीज को भूलकर कैसे अपने यूरोपियन स्टेट्स को इंटीग्रेट करें। और 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो उसके बाद जो ये इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स का जो क्वेश्चन था, जो सोल्यूशन था, जो इनको था यूरोपियन लीडर्स को कि हमें आपस में इंटीग्रेशन करना चाहिए अपनी स्टेट्स का, वो बेसिकली और ज़्यादा इवॉल्व हो गया। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो चाहत थी, जो डिमांड थी लोगों के अंदर, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में, वो और बढ़ गई।
तो यूरोपियन यूनियन जो है वो फाइनली फिर 1992 में उन्होंने बना दिया। मैस्ट्रिच ट्रीटी जो है वो साइन करी थी। उस ट्रीटी को साइन करने के बाद जो यूरोपियन यूनियन है वो आ गया था वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका मैप देखो, ये मैप है यूरोपियन, सॉरी फ्लैग देखो, ये फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। जो ये सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है सॉलिडरिटी और हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। और जो ये 12 स्टार हैं, जो ये 12 नंबर है, 12 ही स्टार क्यों है? ये जो नंबर 12 है ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। जिसे माना जाता है कि साल में आपके 12 महीने हैं, क्लॉक पे 12 नंबर है, तो ट्रेडिशनली माना जाता था यूरोप में कि जो 12 नंबर है वो कंप्लीटनेस का सिंबल है। तो बेसिकली ये जो है इसका यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, राइट। उससे पहले आपका वर्ल्ड वॉर टू था, 1945 में ख़त्म हुआ था। 1945 में यूरोपियन लीडर्स सोच रहे थे कि हम यूरोप की इंटीग्रेशन करें। कोल्ड वॉर ने इसको और एड कर दिया था। अमेरिका ने जो है यूरोप की इकोनॉमी को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी थी अंडर द मार्शल प्लान की जो इसकी इकोनॉमी है वो ग्रो कर जाए। ठीक है, यूएस ने इवन नेटो भी बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये सब काम कब हो रहा है? ये सब काम हो रहा है आपका कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए को था कि हम लोग यूरोप को अपने अंडर ले आते हैं, तो उसने अपने पर्सनल गेन्स के लिए मार्शल प्लान बना दिया यूरोप के साथ। मार्शल प्लान क्या था? फाइनेंशियल एड बेसिकली दी थी इसको, यूरोप को, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और ये मार्शल प्लान कब साइन हुआ था? 1948 में साइन हुआ था। तो अभी बात चल रही है आफ्टर 1945। ठीक है, और इवन जो यूएसए है उसने आपका ये नेटो भी बना दिया था सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के लिए। फिर अंडर योर मार्शल प्लान OEEC भी बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। 1948 में भी यही बनाया गया था, राइट, कि वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो हैं उसको हम एड कर सकें, उसको हम सपोर्ट कर सकें। तो जो ये OEEC है एक फोरम बन गया था जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो हैं डिस्कस करते थे ट्रेड पे और इकोनॉमिक इश्यूज पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज इसमें डिस्कस होने लग गए थे। फिर आपका आया था काउंसिल ऑफ यूरोप जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। ये पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए स्टेप था। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए OEEC और पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। पॉलिटिकल डायमेंशन भी आई थी इस केस में कि यूरोपियन पार्लियामेंट आपकी बनाई गई थी। तो यूरोप की इकोनॉमी को एड करने के लिए सब कुछ आया था। फिर मैंने बताया ही था कि 1992 में यूरोपियन यूनियन बन गया था। कहीं ना कहीं जो USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इट एक्टेड एज अ फास्ट ट्रैक ड्यू टू विच 1992 में फाइनली यूरोपियन यूनियन बनाया ही गया था। अब जो देश थे यूरोपियन यूनियन में उन सब की कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी थी, जस्टिस और होम अफेयर्स पे कॉपरेशन था उनका, सिंगल करेंसी थी सारे देशों की। धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन बन गया था। इट स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। वही चीज़ है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होने लग गए थे यूरोपियन यूनियन में। अटेम्प्ट्स थे यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, बट दैट अटेम्प्ट फेल्ड। बट फिर भी इनका कॉमन फ्लैग है, कॉमन एंथम है, कॉमन फाउंडिंग डेट है, कॉमन करेंसी है, राइट। यूरोपियन यूनियन जो है इट हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स, राइट, स्पेशली फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक। तो इसने जो है अपनी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अपने साथ नए मेंबर्स भी जोड़े हैं। स्पेशली जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके मेंबर्स इसने अपने अंदर जोड़े हैं। ये प्रोसेस इजी नहीं था कि न्यू मेंबर्स को अपने साथ लेके आए ये। क्यों? दो रीजंस थे बेसिकली इसके, कि जो बाकी देश के जो लोग थे वो इन फेवर में नहीं थे इसके कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर यूरोपियन यूनियन के पास चले जाए। और सेकेंड रीज़न की रिजर्वेशंस थी यहाँ पे अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है,
तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत डाइवर्स बॉडी थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसका वर्ल्ड पे था। अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन की जीडीपी 2024 में देखो कितनी ज़्यादा है, 19.35 यूएस डॉलर ट्रिलियन, राइट। 2016 में यूएस डॉलर 17 ट्रिलियन दे रखी है पुरानी किताबों में, बट 24 की किताब लेटेस्ट है तो आप देख सकते हो, ठीक है। जो इसकी करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, यूरो, इट कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर, ऑब्वियसली कर भी रही है आज के टाइम पे। जो वर्ल्ड ट्रेड है यूरोपियन यूनियन का वो यूएसए से भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन का जो इसकी इकोनॉमिक पावर है वो उसके नेबर्स को इन्फ्लुएंस करती है, एशिया और अफ्रीका में देखा जा सकता है वो। इवन जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट रोल है आपका यूरोपियन यूनियन का, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है, कि जो फ्रांस है इसका यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट होल्ड करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली 15 मेंबर की काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। तो उन 5 में से एक तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर ही हो गया, फ्रांस। तो ये उसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाता है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है वहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो हैं, मेंबर नेशंस जो हैं वो जाती रहती हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसकी वजह से यूएस की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि जो यूएस की न्यूक्लियर डील थी ईरान में, उसको नहीं सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन ने। और यूरोपियन यूनियन है ना, अपनी डिप्लोमेसी को यूज़ करता है, अपनी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नेगोशिएशन को यूज़ करता है, कोई मिलिट्री कोर्जन या फोर्स वगैरह नहीं करता वो। और देखा भी गया है कि ये जो इसकी पॉलिसी है नेगोशिएशन की, डिप्लोमेसी की, ये इफेक्टिव भी है। जैसे जब चाइना के साथ इसकी बातचीत हो रही थी ह्यूमन राइट्स पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, तो पीसफुल डायलॉग था वो काफ़ी। मिलिट्री के उसमें देखे, मिलिट्री फील्ड में, तो यूएस जो है नंबर 1 पे आता है वो ऑन स्पेंडिंग ऑन डिफेंस। सेकंड नंबर पे कौन है? यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उनकी जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है वो दे आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और फ्रांस की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर एरेसनल्स है अप्रॉक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ये वर्ड है ना, सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आंसर में लिख के आना है इसको, कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज हर जगह इसका इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का। अब जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में हर जगह भी कोऑपरेशन नहीं है। जैसे उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्होंने अमेरिका का सपोर्ट किया था ईरान इन्वेजन में, इराक इन्वेजन, बट यूरोपियन यूनियन उसके अगेंस्ट थी, ठीक है। ऑल्सो जो यूएस का कोलिएशन ऑफ द विलिंग है उसको यूरोपियन यूनियन के जो नए मेंबर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके अगेंस्ट थे। तीसरा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिसिज्म है। ये लाइन याद कर लेना कि वहाँ पे डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिसिज्म है, आंसर राइटिंग में काम आ जाएगी ये लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थाकर, उन्होंने यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर रख रखा था, है ना। डेनमार्क और स्वीडन, उन्होंने रेजिस्ट किया था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी यानी कि डेनमार्क और स्वीडन जो है यूरोपियन यूनियन के पार्ट्स नहीं बने थे, ठीक है। और इन्होंने एडॉप्शन ऑफ यूरो को भी बेसिकली सपोर्ट नहीं करा था। कॉमन यूरोपियन करेंसी जो है यूरो, उसको सपोर्ट नहीं करा था इन्होंने। तो इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन की जो एबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशंस में और डिफेंस में। लोग बोलते हैं आपके खुद के अंदर तो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इंटरनल, हमें क्या आप पीसफुल रिलेशन सिखाने आए हो, टाइप ऑफ चीज़ें, ठीक है। तो ये था यूरोपियन यूनियन। अब क्वेश्चन बन जाता है इसमें से कि ये OEEC क्या है, नेटो क्या है, इसकी पावर्स कैसी कैसी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कैसा है इसका वर्ल्ड पे। तो जो ये सब बताया है ना मैंने आपको, इसका स्ट्रक्चर कैसा है यूरोपियन यूनियन का, तो ये इस पैराग्राफ से स्ट्रक्चर आ जाएगा। हेडक्वार्टर्स मैंने बताए हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, वो आ जाएगा। यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, यहाँ से जीडीपी वाले पॉइंट से, यहाँ से एक एक पॉइंट आपको अच्छे से होना चाहिए। फ्रांस की पावर आ गई,
फिर ये मिलिट्री कैसी है वहाँ की, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये क्वेश्चन आ जाता है। और इनके बीच में इंटरनल डिस्प्यूट्स, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, ये 3-4 एग्जाम्पल, ये डीप सीटेड यूरोस्पेक्टिसिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टाइमलाइन दे रखी है यूरोपियन इंटीग्रेशन की। एमसीक्यूज़ में बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपका पेपर पैटर्न मेरे को नहीं पता है, बट अगर आपके में ऐसा है कि 80 में से 20 एमसीक्यू आ रहे हैं तो छोड़ सकते हो इसको। बट हाँ, आंसर राइटिंग में ये हेल्प कर जाती है, तो कर लेना। पढ़ लोगे तो एक बार क्या ही हो जाएगा, थोरोली 4-5 बार रीड कर लेना। तो देखो, करा देती हूँ वैसे मैं। 1951 अप्रैल में जो 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया था, एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर 25 मार्च 1957 जो ये 6 कंट्री है, इन्होंने ट्रीटी ऑफ रोम साइन की थी, एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रख सकते हो कि ट्रीटी ऑफ रोम साइन करके आपकी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी। जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है, उन्होंने ईईसी को ज्वाइन करा था। जून 1979 को फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट में। जनवरी 1981 में ग्रीस ने ईईसी को ज्वाइन करा था। शेंचन एग्रीमेंट जो है एबॉलिशेस बॉर्डर कंट्रोल अमंग द ईईसी मेंबर्स, जून 1985 में। ये एग्रीमेंट क्या है पता है किसी को? इस एग्रीमेंट में ये था कि जो सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है ना, मेंबर स्टेट्स जो हैं, उनके लिए एक दूसरे के लिए बॉर्डर ओपन कर दिए थे। बेसिकली वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी आपको यूरोप में घूमने के लिए, एक वीज़ा से आप पूरे यूरोप में घूम सकते हो। ठीक है, जनवरी 1986 स्पेन एंड पुर्तगाल ज्वाइन ईईसी। अक्टूबर 1990 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये डेट इंपॉर्टेंट है इस पूरी टेबल में से। 7 फरवरी 1992 को मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन हुई थी, एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जनवरी 1993 ईईसी वाज रीनेम्ड द यूरोपियन कम्युनिटी। जनवरी 1995 ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन जॉइन द यूरोपियन यूनियन। January 2002 euro, the new currency, was introduced into 12 European Union members. May 2004 10 new members, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the European Union. January 2007 Bulgaria and Romania joined the European Union and Slovenia adopts the euro. 2009 December the Lisbon Treaty came into force. यूरोपियन यूनियन इज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2012। देखो 2012 अगर याद ना भी रहे तो आपको ये याद हो गया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, तो इसको आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्रोएशिया बिकम्स द 28 मेंबर ऑफ द यूनियन, यूरोपियन यूनियन 2013 में। 2016 में रेफरेंडम हुआ था ब्रिटेन में। रेफरेंडम होता है कि लोगों से पूछा जाता है कि ये डिसीजन लिया जाए या ना लिया जाए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, तो वोटिंग होती है, तो लोगों से पूछा गया, ब्रिटेन की जनता से पूछा गया कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 51.9% लोगों ने बोला कि नहीं रहना चाहिए। तो मेजॉरिटी लोग कह रहे थे कि हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहिए। तो ब्रिटेन ने जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया, उसको कहते हैं ब्री एग्जिट। कब किया था? 2016 में, याद रखना है ये बिल्कुल। ठीक है, अब मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि यूरोपियन यूनियन में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं और लेटेस्ट किस मेंबर ने ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, देखो यूरोपियन यूनियन हो गया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एशियान के बारे में। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना।